Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी है क्या? पहले तो ये हम समझते हैं इसका डेफिनेशन। बेसिकली कोई भी चीज मूव करता है या मोशन में होता है बेटा, तो उसके अंदर वर्क करने का एक कैपेसिटी होता है, यानी कार्य करने का एक क्षमता होता है, यानी उसके अंदर एनर्जी है। किसी भी चीज के अंदर अगर कार्य करने की क्षमता है यानी उसके अंदर एनर्जी है। अब बॉडी मोशन में है, इस वजह से उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, यानी इस वजह से उसके अंदर एनर्जी है। इसलिए इस मोशन के कारण जो एनर्जी है इसी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अगर इंग्लिश में हम लिखें तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। फार्मूला इसका काइनेटिक एनर्जी का K इज इक्वल टू हाफ mv²। v² को हम v भी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी एक टाइप का एनर्जी है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जूल होगा, क्योंकि हमने अभी कंपेयर किया कि किसी भी चीज के अंदर कार्य करने का क्षमता है तो उसके अंदर एनर्जी है, यानी एनर्जी का यूनिट वही होगा जो वर्क का यूनिट होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी का यूनिट वही होगा जो वर्क का एनर्जी होगा। इसका यूनिट जूल होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बेटा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी भी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका वर्क डन निकाल ले, या फिर नेट फोर्स उसी को कहे, जितने भी फोर्स है उनका वर्क अलग अलग निकाल ले, या नेट फोर्स निकाल ले फिर उसका वर्क डन निकाल ले। तो जो ये वर्क डन हुआ वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अब हम बॉडी भी ले सकते हैं या सिस्टम भी ले सकते हैं। सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक सिस्टम एक से अधिक बॉडी से मिलकर बना हो सकता है या एक से अधिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो उस सिस्टम के ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स हो या इंटरनल फोर्स हो, सबका वर्क डन निकाल के एडिशन कर ले, वो वर्क डन उस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है। यानी मैथमेटिकली हम लिखे तो वर्क, यहां सबस्क्रिप्ट ऑल लिखा बेटा। आगे जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जनरली W ही केवल लिखेंगे। यहां विशेष रूप से ऑल सबस्क्रिप्ट इसलिए लिखा गया है कि आपको ध्यान में रहे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल द फोर्सेस का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी जो भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहा है सबका वर्क डन हमको निकालना है। अब इसका प्रूफ क्या है? इसको प्रूव कैसे करें? तो दो अलग अलग तरीके प्रूव करने के हैं, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए, एक वेरिएबल फोर्स के लिए। तो पहले कांस्टेंट फोर्स के लिए प्रूव करते हैं। प्रूफ ऑफ, हेडिंग हम लिख रहे प्रूफ। किसका प्रूफ भाई? वर्क एनर्जी थ्योरम का। किसके लिए? फॉर कांस्टेंट फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो उस केस में वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे? हम क्या करेंगे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन लेते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। जो सिंबल्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं ऑलरेडी आपको पता है। हमने क्या किया, इसमें हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया।
क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी यहां से प्रोड्यूस करना, भाई यहाँ काइनेटिक एनर्जी आ रहा है ना, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दे, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू 2as। यहां 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये हो गया K2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया K1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको इधर लेते हैं तो K2 माइनस K1 इज इक्वल टू W। सो दिस इज द प्रूफ। अब ये प्रूफ दिया हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए। मान लो एग्जाम में आ जाए प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, तो उसके लिए करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर, किसके लिए भाई, वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स है तो इस वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे प्रूव करें, तो हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी से बच्चों। K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग above equation with respect to टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो ये हो गया डी बाई डी टी। अच्छा, इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ एम तो कांस्टेंट बाहर आ गया। अब v स्क्वायर का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू डी वी स्क्वायर बाई डी वी इंटू dv बाई dt। भाई ये t से तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, v से डिफरेंशिएट होगा, तो इस तरीके से लिख दिया। अब dk बाई dt इज इक्वल टू 1/2m, ये डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, 2v इंटू dv बाई dt। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो नाउ वी कैन राइट डाउन dk इज इक्वल टू, ये हो गया dk इज इक्वल टू m v dv बाई dt क्या हो जाएगा, एक्सल dk बाई dt, ये क्या हो गया बेटा, एक्सेलरेशन। सो dk बाई dt इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे फर्दर भाई, m इंटू ए, ये हो गया फोर्स, इंटू v को क्या लिख सकते हैं, ds बाई dt। सो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं dk इज इक्वल टू f ds। dt dt कैंसिल आउट हो गया, ऐसा आप सोच सकते हैं, वैसे ऐसा है नहीं बेटा,
बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू इसको हम कर रहे हैं। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे डी के इंटीग्रेशन डी के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एस। जब जीरो डिस्प्लेसमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी K1 सपोज कर लो, और जब S डिस्प्लेसमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी K2। डीके का इंटीग्रेशन K, ये हो गया, लिमिट पुट किया तो K2 माइनस K1 इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन एफ डी एस होता क्या बेटा, ये वर्क होता है, सो दिस इज W। तो ये हमारा प्रूफ हो गया फॉर वेरिएबल फोर्स। तो इसको आप नोट कर लो बेटा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से नेक्स्ट टॉपिक, दो फार्मूले और है बेटा जिसको हम डिस्कस कर ले, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और वो दोनों टॉपिक है क्या, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या है भाई रिलेशन? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। P फॉर लीनियर मोमेंटम। P क्या है बेटा, लीनियर मोमेंटम, और K क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इनके बीच में रिलेशन क्या है? बेसिकली बहुत सारे इजी क्वेश्चंस होते हैं बेटा जहां पे ये रिलेशन हमको पता है तो डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है, कुछ स्टेप बचा सकते हैं न्यूमेरिकल्स पे। वैसे इसका प्रूफ क्लास 11th में आता है, इसलिए करना इंपॉर्टेंट है। तो K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, m इंटू वी। यहां से v हम निकाल लें तो v इक्वल टू क्या हो गया, P बाई m। इस v का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे तो K इज इक्वल टू हाफ m इंटू P स्क्वायर बाई m स्क्वायर। सो K इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। ये फार्मूला हम डायरेक्टली बहुत जगह यूज करेंगे बेटा, तो इसको याद रखना जरूरी है। और दूसरा P को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। तो काइनेटिक एनर्जी दिया तो लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, और लीनियर मोमेंटम दिया तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि काइनेटिक एनर्जी दिया तो आप यहां से v निकालें फिर ये v यहां पुट करके p निकालें, लेंदी हो जाएगा बेटा। या फिर लीनियर मोमेंटम दिया तो यहां से लीनियर मोमेंटम दिया तो यहां से p निकाले, फिर इस p यहां से v निकाले, फिर इस v को यहां पे पुट करके k निकाले, वो लेंदी मेथड है। इसलिए हमने इस रिलेशन को डिस्कस किया। अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो पहले तो हम न्यूमेरिकल्स इन्हीं दो फार्मूले पे करेंगे बेटा जो अभी हमने डिस्कस किया, यानी रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। इनके ऊपर क्या न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बेसिकली ये मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस में इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो वो पूछे जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या है उनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम पे आएंगे। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड
percentage change in kinetic energy if linear momentum changes by first question 60%, second question 1.6%। ये दो क्वेश्चन हमने दिया बेटा। अगर लीनियर मोमेंटम 60% से चेंज कर जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से चेंज करेगा? ऐसे नहीं, चेंजेस बाय नहीं बेटा, इसको लिख सकते हैं इंक्रीजेस बाय, क्योंकि चेंजेस का मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों हुआ, क्लियर नहीं हुआ। इफ लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेस बाय, लीनियर मोमेंटम 60% से इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से चेंज करेगा, यानी ये आपको बताना कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट करके फॉर्मूला यूज करेंगे K इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m, इक्वेशन नंबर 1। यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम हमने P मान लिया, काइनेटिक एनर्जी K मान लिया। अब फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या होगा? इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम P डैश मान ले, इज इक्वल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो कि P हमने माना, प्लस कितना इंक्रीज किया? 60%। किसका भाई? ऑफ P। यार फाइनल लीनियर मोमेंटम यही होगा ना। फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल लीनियर मोमेंटम प्लस इंक्रीज, तो इंक्रीज कितना? 60%। किसका? P का। P का 60%। सो ये हो जाएगा P प्लस 60/100 P, यानी 1.6 P। ये हो गया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी K डैश इज इक्वल टू P डैश स्क्वायर अपॉन 2m, और P डैश कितना निकाला बेटा? 1.6 P, तो उसका स्क्वायर किया तो 2. कितना हो जाएगा? 56 P स्क्वायर अपॉन 2m। भाई 1.6 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256, तो 1.6 का स्क्वायर 2.56। अच्छा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? P स्क्वायर अपॉन 2m को क्या लिख सकते हैं? K, तो 2.56 K। ये आया हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब परसेंटेज इंक्रीज हम निकालने जा रहे हैं बेटा। परसेंटेज इंक्रीज यानी अगर वो पॉजिटिव आया तो सही में इंक्रीज किया, अगर नेगेटिव आया यानी वही क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज हम निकाल रहे हैं। परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू होगा क्या? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। परसेंटेज इंक्रीज यही होगा ना भाई, टोटल इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो ये फाइनल वैल्यू ये यहां पे रख दे तो ये आ जाएगा 2.56 के माइनस के अपॉन के, ये 1.56 इंटू 100, यानी क्या आ गया? 156
परसेंट, तो 156% से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। आप स्टेप्स देखे बेटा, ये लेंदी मेथड है, यानी इस प्रॉब्लम के लिए लेंदी मेथड है। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को हम ऐसे नहीं करेंगे बेटा, इसीलिए हमने दो क्वेश्चंस दिया, एक में इंक्रीज ज्यादा है, एक जो दूसरा दे रहा है उसमें इंक्रीज क्या होगा, कम है, ये इसमें बहुत कम है। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करोगे तभी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी मेथड होगा सेकेंड के लिए बेटा। सेकेंड के लिए शॉर्टकट मेथड है, और शॉर्टकट मेथड क्या है? जब स्मॉल चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज हो रहा है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में एरर का हमने टॉपिक पढ़ाया था बेटा, और वहां पे वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। भाई यहां पे अगर स्मॉल चेंज हो रहा है तो इसका अगर हम एरर का फार्मूला लिखे तो डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू पावर टाइम्स डेल्टा पी अपॉन पी, ये हो जाएगा। पावर फार्मूला अगर आप एरर का याद है तो ठीक है, नहीं तो 11th में हमने पढ़ाया हुआ बेटा सेकेंड चैप्टर, यानी पहला मैथमेटिकल टूल्स होगा, फिर वेक्टर होगा, उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट, वहां पे आप देखिएगा मिल जाएगा। तो पावर रिलेशन है क्योंकि यहाँ पे पावर आ रहा है। अब इसमें ये 2m कांस्टेंट है, तो अगर इसमें कुछ एरर आ रहा है तो इसमें कितना एरर होगा, उसके लिए पावर रिलेशन ये है। यहां उस एरर के जगह चेंज है, तो अब इसको परसेंटेज चेंज में करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100, यही हमको निकालना, इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। और ये कितना दिया भाई, 1.6%, तो ये हो गया 3.2%। ये हो गया हमारा परसेंटेज इंक्रीज। इंक्रीज करेगा क्योंकि ये पावर है, पॉजिटिव है, यानी जब लीनियर मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, इतने से इंक्रीज करेगा। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें हम क्या करते बेटा, लीनियर मोमेंटम में चेंज दिखाते हैं और फिर क्वेश्चन दे देंगे काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का चेंज हुआ। तो यहाँ पे हमने इंक्रीज दिया था, अब इस वाले क्वेश्चन में हम डिक्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और जिसका परसेंटेज टॉपिक वीक है इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर में फ्रेम किए जा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम दे रहे हैं, फाइंड परसेंटेज डिक्रीज in linear momentum if kinetic energy decreases by first question 64%, second question 6.4%। इसको हमको सॉल्व करना है। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, लीनियर मोमेंटम में कितना डिक्रीज हुआ, यानी जो फार्मूला हमारा लगना है बेटा, P इक्वल टू √2mk। पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के मान ले, इनिशियल लीनियर मोमेंटम पी। अब 64% से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गया, फर्स्ट पार्ट को कर रहे बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा के डैश इज इक्वल टू होगा क्या, के माइनस 64% ऑफ के, यही होगा ना भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू के माइनस 64% ऑफ के। सो ये हो गया 0.36 के, ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, पी डैश, फाइनल लीनियर मोमेंटम पी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के डैश, और के डैश का ये वाला वैल्यू यहां पे रख दे बेटा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट, ये 0.36 अलग लिख लेते हैं बेटा, इंटू 2m के, यही हो गया ना भाई। के डैश को हमने 0.36 के लिख दिया, तो ये इधर लिख दिया। अब इसको देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अंडर रूट 2m को क्या लिख सकते हैं, पी, और अंडर रूट 0.36 यानी 0.36 का जो रूट होगा बेटा वो 0.6 होगा, इसको आप निकाल के देख लेना, सिंपल चीज है, 0.6 और बाकी जो बचा पी, ये आ गया फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिक्रीज यानी घटा, तो इनिशियल माइनस फाइनल होना चाहिए, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज यानी इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये आ गया भाई। अब इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दे बेटा, तो ये हो गया p माइनस 0.6p अपॉन p इंटू 100, तो ये कितना हो गया 0.4 इंटू 100, 40%। So there will be a decrease of 40% in linear momentum जब काइनेटिक एनर्जी कितने से डिक्रीज कर रहा है बेटा, 64% से। सेकेंड पार्ट को भी एकदम ऐसे ही करते चले जाओ, आ जाएगा, लेकिन लेंदी मेथड होगा, क्योंकि ये चीज इतना आसानी से नहीं निकलेगा बेटा, ये डेसिमल वगैरह लंबा चौड़ा होगा, इसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं ऐसे इतना आसानी से, जैसे यहाँ पे निकल गया ना स्क्वायर रूट, तो वो नहीं निकलेगा, इसलिए हम करें वो लेंदी मेथड है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वैसे आप वैसे भी सॉल्व करना, तभी जो हम शॉर्टकट बता रहे हैं वो समझ में आएगा कि नहीं सर आपने कुछ सही पढ़ाया, अदरवाइज आपको तो लगेगा अरे यार दोनों एक ही जैसा होगा, ऐसा है नहीं, आप अपने से करके देखो यहीं से फार्मूले से, और फिर जो हम शॉर्टकट बता रहे हैं उसको देखो, तब उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। सो देखो यहां पे जो है स्मॉल चेंज है बेटा, और स्मॉल चेंज है तो यहां पे हम एरर का फार्मूला लगा सकते हैं, यानी परसेंटेज एरर वाला फार्मूला परसेंटेज चेंज से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये रिलेशन देखे तो क्या है, पावर रिलेशन, क्योंकि के पावर हाफ और पी के पे डिपेंड कर रहा है, जिसके पावर हाफ है, और ये 2n तो कांस्टेंट है, तो इसमें जो परसेंटेज चेंज हम लिखे डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, परसेंटेज एरर कोई परसेंटेज चेंज ऐसा लिख रहा है, इज इक्वल टू पावर टाइम्स पावर हाफ है डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ डेल्टा के बाई के इंटू 100, कितना दिया भाई 6.4, तो ये हो गया 3.2%। सो 3.2% डिक्रीज होगा, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है न्यूमरेटर में, तो ये भी डिक्रीज करेगा, इसलिए हमने डिक्रीज का
तो 3.2% डिक्रीज होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने चल रहे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशन पे इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ा सा लेवल हम इंक्रीज करेंगे। सो क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, a block starts on rough horizontal road ब्रैकेट में बेटा म्यू के इज इक्वल टू 0.8 with initial velocity 100 meter per second. Find first question, distance traveled by the body when its speed becomes 40 मीटर पर सेकेंड। कितना भाई 40 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड यानी लास्ट क्वेश्चन, इसी का 2 पार्ट बेटा। टोटल डिस्टेंस traveled by the body before it stops. Before it stops. देखो बेटा, इसको हम फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ाए हैं, वहां से रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन निकाल लो। फिर कैनेमेटिक्स का फार्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, रिटार्डेशन a नेगेटिव होगा, वहां से सॉल्व करो, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। यह हम एक अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं, करते हैं। तो इनिशियली स्पीड 100 है, 100 मीटर पर सेकेंड। कह रहा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि इसका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड हो जाए। कितना हो जाए भाई 40 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस हम s सपोज कर ले, ये s डिस्टेंस ट्रेवल करता तब ऐसा होता है, यही हमको निकालना। अब फोर्सेस कौन कौन से वर्क करेंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी वर्क डन 0 क्योंकि हॉरिजॉन्टल है भाई, ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले करे हुए। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पहले हम निकाल ले जो इधर लग रहा होगा एफ के। तो पहले हम एफ के निकालेंगे तभी आगे काम बनेगा। सो एफ के होगा क्या, म्यू के एम जी। अच्छा, म्यू के कितना दिया हो भाई 0.8
0.8 m दिया नहीं, मास दिया नहीं, तो m मान ले और g का वैल्यू 10। तो कितना हो गया भाई 8m, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू K2 माइनस K1। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होगा बेटा, फोर्स Fs cos थीटा, सो F 8m, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना 8m, S उसको हमने S माना, वही हमने निकालना है। cos 180 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में -1 इज इक्वल टू K2 हाफ m 40 स्क्वायर माइनस K1 हाफ m 100 स्क्वायर। तो हाफ m हमने कॉमन ले लिया, इधर जगह नहीं है बोर्ड में इसलिए हम कॉमन ले ले रहे हैं। ये लो भाई, ये m और ये m कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आ गया -16, ये 8 इंटू 2 16 और ये -16s इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 1600 माइनस 10,000, 1 2 3 4। सो S इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, -16 से डिवाइड कर दे तो ये 10,000 माइनस 1600 अपॉन 16। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिफोर इट स्टॉप्स। फिर से हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे बेटा, तो W इज इक्वल टू K2 माइनस K1, स्टॉप कर रहा है यानी K2 हो गया 0 माइनस K1 हाफ m v स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर यानी 10 टू द पावर 4। और फ्रिक्शन का वर्क डन ये यहीं पे निकाला हुआ, तो -8ms लिख देते हैं, -8ms। ये m से m कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर लेते हैं बेटा, तो ये हो गया S इज इक्वल टू, ये 10,000 2 से डिवाइड किया तो 5,000 डिवाइडेड बाय 8, तो इस 8 का 1000 में डिवाइड किया तो 125 आया, 125 इंटू 5 500 625, ऐसा हमको लग रहा, ये आंसर आ गया बेटा दिस मच मीटर। सो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके बॉडी स्टॉप कर जाएगा। तो यहां से इस वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा, नोट करो। A car and a truck are moving on same horizontal road
if they both apply brake to stop, which one will travel larger distance before stopping if they are moving with same initial. First question, speed. Second question, linear momentum. Third question, काइनेटिक एनर्जी। तो ये 3 क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार और एक ट्रक सेम हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रहे हैं, यानी म्यू दोनों के लिए सेम होगा बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के लिए सेम होगा, दोनों ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करके स्टॉप करेगा अगर दोनों एक ही साथ ब्रेक लगाते हैं। अब ब्रेक लगाते हैं यानी ब्रेकिंग एफिशिएंसी सेम है बेटा, ये मान के चलना होगा, ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, सेम होगा। ये नहीं कि एक हल्का ब्रेक लगा रहा है एक ज्यादा ब्रेक लगा रहा है, ऐसा नहीं है। म्यू दोनों के लिए सेम है, सेम रोड पे। 3 पार्ट दिया, अगर सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, दूसरा सेम लीनियर मोमेंटम से ट्रेवल कर रहा है, तीसरा सेम काइनेटिक एनर्जी से ट्रेवल कर रहा है। तो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, पहले हम इसको करते बेटा। सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो जो फार्मूला दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए, भाई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो 0, ये दोनों के लिए सेम है, यानी s इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर अपॉन 2a। बेसिकली ये नेगेटिव होगा बेटा, रिटार्डेशन ऐसे लिख देते तो ये होगा, स्पीड सेम है। अच्छा ए क्या होगा, इसको हम फ्रिक्शन में पढ़ाए थे, हॉरिजॉन्टल रोड पे ब्रेक लेने पे जो मैक्सिमम रिटार्डेशन हो सकता है वो क्या होगा, म्यू जी। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक, क्योंकि उनके मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल स्पीड, और दोनों का सेम है, तो ये हो गया। अब आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे, सेम लीनियर मोमेंटम करेंगे हम यहीं से। तो सेकेंड पार्ट के लिए, ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा, सेकेंड पार्ट के लिए बेटा s इज इक्वल टू, हमको लीनियर मोमेंटम सेम है, यानी इस फार्मूले को हमको क्या लिखना होगा, लीनियर मोमेंटम के टर्म में लिखना होगा।
तो s इज इक्वल टू m स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो m इंटू यू पी हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी एम स्क्वायर, ये हो गया। यानी जिसका मास ज्यादा होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक, ये जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या है, मास के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कार का मास गया नीचे और ट्रक का मास गया ऊपर, मास ऑफ ट्रक अपॉन मास ऑफ कार का होल स्क्वायर हो गया बेटा। यहां पे पुट करके देख लेना, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार will be more than distance traveled by truck। अगर सेम लीनियर मोमेंटम है बेटा तो ट्रक बहुत ज्यादा दूर जाके रुकेगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। थर्ड पार्ट करते हैं तो थर्ड भी यहीं पे हो जाएगा। हमको क्या करना है, इस फार्मूले में वहां पे काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना है। अब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो s इज इक्वल टू m से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो m u स्क्वायर अपॉन 2 m म्यू जी, तो हाफ m u स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, यानी k अपॉन म्यू जी, यही हो गया ना भाई। अब k क्या है, दोनों का सेम है, म्यू दोनों के लिए सेम होगा, जी दोनों के लिए सेम होगा, तो s कार इज इक्वल टू s ट्रक। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते बेटा एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और उसके बाद ये क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक था। इनका आगे फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज आता रहेगा, लेकिन फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते, उसको सॉल्व करते फिर खत्म करते बेटा। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 ये बेटा ये इंक्लाइन प्लेन है, दिस एंगल इज 37 डिग्री। एक ब्लॉक यहां से स्टार्ट करता है बॉटम से, यानी इसको A कह दे, म्यू इज इक्वल टू दिया हुआ 0.5, 10 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन कर ले, या थोड़ा बढ़ा लेते बेटा, अदरवाइज पता चला 100 न्यूटन पे मूव ही नहीं किया, 200 न्यूटन कर लेते हैं, 200 न्यूटन म्यू दिया हुआ है। ये जो इंक्लाइन प्लेन ए बी बेटा लार्ज डिस्टेंस का, यानी ये नहीं कि वो सर्ट जाके कहीं खत्म हो रहा, लार्ज डिस्टेंस का है। u इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट कर रहा है, u इक्वल टू 0। फाइंड डिस्टेंस traveled by block at the moment
its speed becomes 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन बेटा, इसको हम लॉज ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन से क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे अप द प्लेन, वहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वहां से आप लोग सॉल्व करना। एक मेथड वो बेटा। हम दूसरा मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। वी ये दिया हुआ, मास 10 kg दिया ही हुआ, इज इक्वल टू वर्क डन। तो वो वर्क डन हम निकालें, फिर इसको कंपेयर कर देंगे, वहां से हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, यानी डिस्टेंस ट्रेवल। तो अब फोर्सेस कौन कौन से लग रहा है वो हम दिखा दें। तो फोर्सेस एक लग रहा है बेटा mg, यानी 100 न्यूटन। अच्छा, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी म्यू के एन। तो म्यू के को म्यू ही लेंगे, म्यू के एन। ये फोर्सेस लग रहा है। अब इसका तो वर्क डन 0 होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है। मान लो यहां पे आके इसका स्पीड हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया भाई, 100 मीटर पर सेकेंड। कब, जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s। यही डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड आउट करना बेटा। इसका स्पीड हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो इसका वर्क डन 0 हो गया। एक इसका वर्क डन होगा, दूसरा इसका वर्क डन होगा, तीसरा ये वाला फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है 200 न्यूटन, इसका वर्क डन होगा। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो इस फोर्स का वर्क डन क्या होगा बेटा, 200s। क्या होगा भाई, 200 इंटू s। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, cos 0 cos थीटा, थीटा क्या हो गया 0, तो 200s। अच्छा, इसका क्या वर्क डन होगा, तो पहले ये फोर्स हमको निकालना होगा, ये यहीं पे निकाल देते हैं, म्यू एन। तो म्यू एन निकालने के लिए पहले एन निकालना होगा। तो एन निकालने के लिए यहां से हम देखेंगे ये इसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा ना। तो इसके इक्वल होगा, तो ये 100 न्यूटन है, ये 37 डिग्री, तो ये 37 डिग्री cos 37, यानी ये हो गया 80 न्यूटन बेटा। ये हो गया 80 न्यूटन और ये हो गया इधर 60 न्यूटन। देखो अब 100 न्यूटन का जब वर्क डन कैसे निकालेंगे, बाद में 2 मेथड है, उसको हम डिस्कस कर देते। पहले इसको हम निकाले बेटा। म्यू दिया हुआ 0.5 और n जो है किसके बराबर, 80 के बराबर, यानी 40। सो -40s होगा, क्योंकि थीटा 180 डिग्री है। फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो निगेटिव बराबर -40s। देन इस 100 न्यूटन का वर्क डन निकाले या इसके कंपोनेंट्स का वर्क डन निकाले, दोनों सेम होगा। और ये थोड़ा सा आसान मेथड बेटा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे निकला हुआ है। इस 100 न्यूटन का वर्क डन निकालो, तो ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट s, डिस्प्लेसमेंट क्या s, इंटू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, 90 प्लस 37। तो cos 90 प्लस 37 क्या होगा, sin 37। तो sin 37 और sin 37 क्या होगा भाई, 3/5 माइनस sin 37 होगा, तो ये हो गया। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, 20 माइनस 60s। ऐसे भी निकाल सकते हो, या दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि इस फोर्स का वर्क डन क्या होगा। तो इस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग और परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर ले।
तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कोई वर्क करेगा नहीं, यही करेगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो निगेटिव वर्क करेगा, तो निगेटिव वर्क करेगा यानी -60s, और वही आ रहा है -60s। -60s इज इक्वल टू हाफ m, कितना दिया हो बेटा 10 इंटू कितना स्पीड हो जाए 100 मीटर पर सेकेंड, 100 का स्क्वायर, तो इसको माइनस किया तो ये आ गया 100s इज इक्वल टू, ये यहां से कट गया 5 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 कैंसिल आउट हो गया, सो s इज इक्वल टू 500 मीटर। ये इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सो डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयेज।